नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आज 24 नंबर क्लास। आज की एक महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास को आप सभी पूरी अवश्य देखना, क्योंकि आज की क्लास में हम फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट में आधुनिक भारत के आधुनिक भारतीय इतिहास का सारे टॉपिक कवर करेंगे। पीछे की जो 7 क्लासें हुई थी उनमें आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टेस्ट हुए थे। आज की क्लास में संपूर्ण आधुनिक भारत से संबंधित एक मेजर टेस्ट सॉल्यूशन है, जिसमें करीबन 100 से अधिक प्रश्न होने वाले हैं। तो आप सभी एक क्लास अंत तक जरूर देखना। करते हैं फिर आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था। तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद्दौला। मुबारक उद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। 1775 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा नवाब का पद समाप्त कर दिया था। एलिज इम्पे ने इसे फैंटम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति की शुरुआत कौन से गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? तो यह की थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। 1818 में मराठों की पराजय के पश्चात कोई भारतीय शक्ति चुनौती के रूप में नहीं रही थी। इस कारण तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने रिंग फेंस के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई थी। हालांकि इसके आधार आधिकारिक शुरुआत है जो 1813 से 1858 मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो भारत की साम्राज्ञी जो लेटिन के समय घोषित किया गया था। लॉर्ड लेटन के समय 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और इसी समय उन्होंने महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो नरेंद्र मंडल से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला है कि नरेंद्र मंडल का गठन 1920 में हुआ था। तो इसका गठन 1920 में हुआ था, यह सत्य है। नरेंद्र मंडल का पहला अधिवेशन 8 फरवरी 1921 को हुआ था। तो इस मंडल का पहला अधिवेशन है जो 8 फरवरी 1921 को हुआ था, यह भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। तो इसके पहले अध्यक्ष है जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, यह भी सत्य है। चौथा है कि नरेंद्र मंडल के अंतिम अध्यक्ष पटियाला के यादवेंद्र सिंह थे। तो नरेंद्र मंडल के जो अंतिम अध्यक्ष है वो पटियाला के नहीं थे, बल्कि वो भोपाल के थे, हमीदुल्ला खां। तो भोपाल के हमीदुल्ला खां जो नरेंद्र मंडल के अंतिम अध्यक्ष थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका असत्य है। नरेंद्र मंडल के अंतिम अध्यक्ष भोपाल के हमीदुल्ला खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रियासतों तथा सरकार के मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु बटलर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो रियासतों तथा सरकार के मध्य संबंधों के निर्धारण हेतु बटलर समिति का गठन किस वर्ष किया था। तो यह किया गया था 1927। 3 नंबर ऑप्शन। बटलर समिति का गठन 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रियासतें संप्रभु नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धरती पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं पाई गई जितनी 1765 से 1785 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। तो यह कथन किसने कहा था कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धरती पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं पाई गई जितनी 1765 से लेकर और 1785 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। तो यह बात कही थी लेविस के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। जॉन स्टुअर्ट मिल को जवाब देते हुए सर जॉर्ज कॉर्नल लेविस ने 12 फरवरी 1858 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस धरती पर आज तक कोई भी सभ्य सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरे नहीं पाई गई जितनी 1765 से 1785 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो सोसाइटी ऑफ ट्रेड का जो गठन है वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया था और यह किया गया था 1765। 2 नंबर ऑप्शन। तो इसमें 3 नंबर और 2 नंबर दोनों में 1765 दे रखा है। 1765 है जो इसका राइट आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, 2 और 3 दोनों में जो 1765 टाइप हो गया, तो 3 नंबर या 2 नंबर कोई भी मान सकते हो। 1765 इसका राइट होगा।
सोसाइटी ऑफ ट्रेड का गठन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में किया गया था। इसके तहत तंबाकू, सुपारी तथा नमक पर सोसाइटी ऑफ ट्रेड का एकाधिकार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया था? तो कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया? तो यह किया गया था 1853 में। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई, जिसमें 12 सदस्य होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो चीन के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, उसे समाप्त कौन से अधिनियम के तहत किया था? तो यह किया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को समस्त भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था। इस इस अधिनियम की धारा 87 के अनुसार नियुक्तियों में समान अवसर का प्रावधान किया गया। संसद ने यह प्रावधान किया कि भारत की सरकार यदि चाहे तो दास प्रथा समाप्त कर सकती है, और इसी क्रम में लॉर्ड एलनब्रो ने 1843 में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने का अधिकार प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया था वॉरेन हेस्टिंग्स को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत में कंपनी के संपूर्ण राज्य का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था, तथा उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों के लिए फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन तथा वोरवेल की एक कार्यकारिणी परिषद का गठन कानून में कर दिया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। इसमें बोरवेल पहले से भारत में था तथा अन्य 3 को इंग्लैंड से बुलाया गया था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का वेतन 25,000 पाउंड वार्षिक निश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से एक्ट के तहत प्रदान की गई थी? तो यह की गई थी 1861 के चार्टर एक्ट के तहत। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1861 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 500 विधि सदस्य को शामिल किया। भारत में पहली बार विभागीय व्यवस्था शुरू की गई। 1861 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित करके बंगाल, मद्रास और बंबई में 3 हाईकोर्ट स्थापित किए गए। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को नए राज्य बनाने तथा किसी भी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय में मेरठ का जो कमांडिंग ऑफिसर था वह था जनरल हेविट। 1 नंबर ऑप्शन। जब मेरठ में विद्रोह हुआ था उस समय यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेविट था। उसके पास 2200 सैनिक थे, लेकिन इन्होंने क्रांति को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। मेरठ में यह विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। हालांकि क्रांति सर्वप्रथम बैरकपुर छावनी में शुरू हुई थी, जहां पर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने बाघ और ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय यहाँ का ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर हियर से था। उससे उससे पहले बहरामपुर सैनिक छावनी का कमांडिंग ऑफिसर मिशेल था। इसने भारतीय अफसरों के सहयोग से क्रांति का दमन किया था। मेरठ से क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, जहां अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर शासन कर रहा था। यहाँ के दिल्ली शस्त्रागार पर लेफ्टिनेंट विलोबी ने बारूद के भंडार में आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे मरना चाहिए ताकि राष्ट्र देश के रूप में जिंदा रह सके, यह कथन किसके थे? तो यह बात किसने कही थी कि मुझे मरना चाहिए ताकि जो राष्ट्र है यह देश के रूप में जिंदा रह सके? यह बात कही थी एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। आज मुझे मरना चाहिए ताकि राष्ट्र के रूप में देश जिंदा रह सके, यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है। और यह कहते हुए इन्होंने 1940 में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। बाद में जब इनको नजरबंद कर दिया गया था, तब 17 जनवरी 1941 को गोमो रेलवे स्टेशन से जियाउद्दीन पठान का वेश धारण करते हुए दिल्ली से पेशावर पहुंचे। कलकत्ता से गोमो तक की यात्रा इनको शिशिर घोष ने करवाई थी। ये दिल्ली से फ्रंटियर रेल पकड़कर पेशावर पहुंचे। पेशावर में इनको अकबर साहब मिले, जो इनको
कंटोनमेंट छावनी पेशावर से डीन होटल ले जाने वाले थे, लेकिन तांगेवाले के कहने पर ताज होटल ले गए। अकबर शाह ने फॉरवर्ड ब्लॉक के दो सदस्य भगतराम तलवार, मूल नाम रहमत खान, और मोहम्मद शाह को इनको आगे का रास्ता तय करवाने के लिए पाबंद किया था। वहां इन्होंने गूंगे का वेश धारण किया, क्योंकि इनको पश्तो भाषा नहीं आती थी। उन्हें अड्डा शरीफ ले जाया गया, जहां इनके गूंगेपन से निजात के लिए दुआ मांगी गई। दो दिन बाद वहां 2 दिन बाद वहां से उत्तम चंद के सानिध्य में वे काबुल पहुंचे। काबुल में एक अफगान पुलिस वाले को इन पर शक हो गया, तो उनको सोने की घड़ी और कुछ पैसे देकर पीछा छुड़वाया। इटली के ओरलैंडो मेसेटो नाम से इन्होंने पासपोर्ट बनवाया। समरकंद और मास्को होते हुए ये बर्लिन पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? तो किसके द्वारा जो भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी? तो यह की गई थी वुड डिस्पैच एक्ट के द्वारा। वुड डिस्पैच एक्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का नया चार्टर की संज्ञा दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन से अ, अधिनियम को गुलामी के एक नए चार्टर की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी 1935 के अधिनियम को। 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दासता का घोषणा पत्र की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने प्रशासन में आंग्लीकरण की नीति अपनाई थी? तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने प्रशासन के अंदर आंग्लीकरण की नीति अपनाई थी? तो वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मानना था कि सभी भारतीय भ्रष्ट है, इस कारण उसने प्रशासन में आंग्लीकरण की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपनी अहस्तक्षेपवादी नीति के लिए जाना जाता है? तो कौन सा गवर्नर जनरल है जो अपनी अहस्तक्षेपवादी नीति के लिए जाना जाता है? तो वह गवर्नर जनरल है जॉन शोर। 2 नंबर ऑप्शन। जॉन शोर ने पिट्स इंडिया एक्ट की धारा 34 का अनुपालन करते हुए रियासतों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसी के तहत इसने अपने मित्र राज्य निजाम की सहायता मराठों के विरुद्ध खरदा युद्ध, जो 1795 में हुआ था, में नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहास लिखने वाले सुरेंद्रनाथ सेन के अनुसार गोद निषेध नीति के अंतर्गत किस रियासत का विलय अंतिम रूप से किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ सेन जो सरकारी इतिहासकार थे 1857 की क्रांति के बारे में लिखने वाले, इनके अनुसार गोद निषेध नीति के अंतर्गत कौन सी रियासत का जो विलय सबसे अंत में किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ सेन के अनुसार गोद निषेध नीति के अंतर्गत झांसी का विलय जो सबसे अंत में किया गया था। 1853 में राव गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले आनंद राव को अंग्रेज अधिकारी एलिस के समक्ष गोद लिया गया था तथा इनका नाम दामोदर राव रखा गया था। इनकी मृत्यु के उपरांत डलहौजी ने इसे उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया तथा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई को 60,000 की पेंशन का प्रस्ताव देकर किला खाली करने का निर्देश दिया। 7 मार्च 1854 को झांसी का विलय कर लिया गया तथा गोद निषेध नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किए जाने वाली यह अंतिम रियासत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का जो विलय यह ब्रिटिश साम्राज्य में कब किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था 1850 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उस पर अधिकार कर लिया 1850 में। लॉर्ड डलहौजी ने युद्ध नीति के आधार पर 1849 में पंजाब का, 1852 में उत्तरी बर्मा का भी विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में अवध का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी ने ऋण न चुकाने पर बरार का विलय हैदराबाद से ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय के द्वारा 1917 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा 1917 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी न्यूयॉर्क के अंदर। लाला लाजपत राय के द्वारा 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इसके मुखपत्र के रूप में 1918 में यंग इंडिया पत्रिका प्रारंभ की थी। तो यंग इंडिया जो इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका का मुखपत्र था, जो 1918 में प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड डिबेट और टू इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? तो इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया जो लाला लाजपत राय के द्वारा यह प्रकाशित किया था, यह किया गया था 1917 ईस्वी में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लाला लाजपत राय के द्वारा 1917 में न्यूयॉर्क से इंग्लैंड डिबेट टू इंडिया का प्रकाशन किया गया था। इंग्लैंड से ड्यूटीज ऑफ इंडिया का संबंध दादा भाई नौरोजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बाल गंगाधर तिलक के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। सबसे पहला कि बाल गंगाधर तिलक ने आयु सम्मति अधिनियम 1891 का विरोध किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने आयु सम्मति जो अधिनियम था 1891 में आया था, उसका विरोध किया था, यह बात सत्य है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किया था। तो तिलक के द्वारा 1893 में गणेश उत्सव का शुरुआत की गई और 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किया था, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का समर्थन किया था। तो मार्ले मिंटो सुधार जो अधिनियम आया था 1909 में, इसका तिलक ने समर्थन किया था, यह भी सत्य है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो 1916 में की गई थी, यह बात सत्य है। लेकिन यह जो होम रूल लीग की स्थापना यह मद्रास में नहीं बल्कि पुणे में की गई थी, पुणे में की गई थी, ना कि मद्रास में। तो 4 नंबर ऑप्शन जो गलत होगा। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउथ बोरो समिति का संबंध किस अधिनियम से है? तो साउथ बोरो समिति का संबंध है 1919 के अधिनियम से। साउथ बोरो समिति का संबंध 1919 के भारत शासन अधिनियम से था। इस समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित हेतु आरक्षण तथा पृथक निर्वाचन की मांग पहली बार इसी समय रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर, दास्ता ए करबला। तो ये तीनों पुस्तकें जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। चौथे नंबर पर है बगावत ए हिंद। तो बगावत ए हिंद जो पुस्तक है, यह मौलाना अबुल कलाम आजाद की नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अबुल कलाम आजाद की पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 1912 में इनके द्वारा उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का कोलकाता से प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित असुमेलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो असुमेलित है बताना है। पहला सिंह भूम गोनू बड़ौद शाहमल अवध, अवध से संबंध बिरजिस कादिर का और फैजाबाद सदरुद्दीन। फैजाबाद का जो नेतृत्व किया था यह सदरुद्दीन ने नहीं बल्कि मौलवी अहमद उल्ला शाह ने किया था। तो फैजाबाद सदरुद्दीन नहीं आएगा। 4 नंबर ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है। सदरुद्दीन ने जो नेतृत्व किया था मेवात क्षेत्र से, तो मेवात क्षेत्र का नेतृत्व सदरुद्दीन के द्वारा किया गया था। फैजाबाद का जो नेतृत्व किया था यह किया था मौलवी अहमद उल्ला शाह के द्वारा। सीएम भूम में गोनू के द्वारा, बड़ौत में शाहमल के द्वारा और अवध में बिरजिस कादिर के द्वारा जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला शाह के द्वारा किया गया था। सदरुद्दीन ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेवात में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर एक तरफ आयोग दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका आयोग का गठन किसके समय हुआ था, कौन से वायसराय, कौन से गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो जेम्स लॉयल आयोग, इनका इसके इस आयोग का जो गठन है जेम्स लॉयल आयोग का गठन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा किया गया। मैकडॉनल्ड आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जॉन वुडहेड आयोग का गठन लॉर्ड वेवेल के समय। और कैंपबेल आयोग का जो गठन किया था यह लॉर्ड लॉरेंस के समय हुआ था 1866-67 में। लैंसडाउन के समय नहीं हुआ था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था? तो प्रथम ट्रेड अधिनियम है जो 1926 में पारित हुआ था। प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 में पारित हुआ। इसके द्वारा पंजीकृत यूनियनों को हड़ताल करने की मान्यता मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी कौन सा जो सुमेलित नहीं है, एक तरफ क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके
नेतृत्वकर्ताओं के नाम दे रखे हैं। तो कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ग्वालियर में तात्या टोपे ने किया था और इलाहाबाद में कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने इलाहाबाद में नहीं बल्कि कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुरा क्षेत्र में नेतृत्व किया था। तो कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुरा क्षेत्र में किया था। इलाहाबाद का जो नेतृत्व किया था यह किया था मौलवी लियाकत अली ने। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत कहां से हुई थी? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो शुरुआत हुई थी यह हुई थी मद्रास से। 1 नंबर ऑप्शन। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक रीड तथा थॉमस मुनरो को माना जाता है। रीड ने 1792 में सर्वप्रथम मद्रास के 12 महल में इसकी शुरुआत की थी। बाद में थॉमस मुनरो ने इसे संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व संभाला था यह संभाला था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व संभाला था। बाद में केशव चंद्र सेन ने भी ब्रह्म समाज में शामिल हो गए थे, लेकिन 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, जिसमें आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। वहीं इंडियन ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था? तो इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में स्थापित हुई थी, इसके संस्थापक सदस्यों में से कौन था? तो वह थे आनंद मोहन बोस। 4 नंबर ऑप्शन। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडिता रमाबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पंडिता पंडिता रमाबाई से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से असत्य कथन बताना है, गलत कथन बताना है। पहला कि रमाबाई ने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी। तो 1889 में शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी, यह सत्य है। दूसरा, पंडिता रमाबाई ने पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। तो पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना भी रमाबाई के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। तीसरा, पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन की स्थापना की थी। तो मुक्ति सदन की स्थापना भी रमाबाई के द्वारा की गई थी, यह भी सत्य है। चौथा, रमाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक की रचना की थी यह रमाबाई के द्वारा नहीं बल्कि यह की गई थी ताराबाई के द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा जो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना की थी। तो रमाबाई नहीं होगा, 4 नंबर है जो इसका गलत होगा। तो इसमें असत्य बताना है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन की रचना की थी। तो रमाबाई की जो रचना है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। स्त्री पुरुष तुलना जो यह रचना यह ताराबाई शिंदे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय के बारे में के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो असत्य कथन बताना है, पहला है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया गया था। तो आत्मीय सभा का गठन 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, यह सत्य है। दूसरा, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1819 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, यह बात तो सत्य है, लेकिन ये 1819 के अंदर नहीं बल्कि ये 1817 में की गई थी। तो 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो 2 नंबर है जो गलत हो जाएगा। तीसरा, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1823 में कोलकाता में यूनिटेरियन समिति की स्थापना की थी। तो यूनिटेरियन समिति की जो स्थापना है वो 1823 में कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, यह भी सत्य है। चौथा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। तो सती प्रथा को अवैध घोषित किया था वह राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया था और यह किया था दिसंबर 1829 में नियम 17 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो रक्षणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गो रक्षणी की सभा है, इसकी जो स्थापना की गई थी इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा गो रक्षणी सभा की स्थापना की गई थी। गोरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें असुमेलित बताना है, एक तरफ कुछ अधिनियम कुछ एक्ट दे रखे हैं और सामने उनके ईयर दे रखे हैं। तो सबसे पहला आता है समाचार पत्र अधिनियम। समाचार पत्र अधिनियम जो आया था यह आया था 1908 में।
भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का है। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट है जो 1931 का है। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह 1880 का नहीं बल्कि यह 1878 का है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो असुमेलित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 का, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 का, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट है जो 1931 का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लेटन के समय पारित हुआ था, जिसे बाद में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत जो 1904 में स्थापित हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वीर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई। बाद में 1904 में इसे बदलकर अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित जो हरिजन संघ था, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम बिड़ला। महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। इसका संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को कब स्वीकार कर किया था? तो कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल है, इसको स्वीकार किया था लखनऊ समझौते में। 1 नंबर ऑप्शन लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था। इस 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रथम पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें बताना है कि कौन सा जो असुमेलित है। बॉम्बे समाचार जो फरदूनजी मर्जवान का है, सोम प्रकाश जो द्वारकानाथ विद्याभूषण का है, जाम ए जमशेद जो पीएम मोतीवाला का है, बंगवासी है जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगवासी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नहीं बल्कि बंगवासी जो बाबू जोगेंद्र नाथ का है। बंगवासी को बाबू जोगेंद्र नाथ के द्वारा संपादित समाचार पत्र है। तो बंगवासी बाबू जोगेंद्र नाथ का होगा, सुरेंद्र नाथ का नहीं। 4 नंबर ऑप्शन जिसका असुमेलित है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया था? तो आधुनिक भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया गया था? तो आधुनिक भारत में जो प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार करके प्रस्तुत किया था, यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1910 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सेडलर आयोग का जो गठन हुआ था यह हुआ था 1917 में। सेडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। इस आयोग में आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मद्रास मजदूर संगठन मद्रास मजदूर संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास मजदूर संगठन की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1918 ईस्वी में। 1918 दो नंबर ऑप्शन इसका राइट है। मद्रास मजदूर संघ की स्थापना 1918 में वीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। यह भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें असुमेलित बताना है। सबसे पहला है कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। तो पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है 1870 में हुई थी, ये सत्य है। दूसरा मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी, तो यह भी सत्य है। तीसरा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी, तो यह भी सत्य है। चौथा भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1918 में हुई थी। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1918 में नहीं बल्कि 1920 के अंदर हुई थी। तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, ना कि 1918 में। तो 4 नंबर ऑप्शन जिसका असुमेलित है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? तो अलीगढ़ जो मुस्लिम कॉलेज है इसके प्रथम प्रिंसिपल थे सिंडस है जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे।
मुसलमानों में शिक्षा के प्रचार प्रसार का सुझाव देने के लिए 1870 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक समिति बनाई गई, जिनकी सचिव वे स्वयं बने थे। समिति की सिफारिश पर 24 मई 1875 को महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर एक मदरसे की स्थापना की गई और 1 जून 1875 को 11 विद्यार्थियों के साथ पहली कक्षाओं का प्रारंभ किया। अलीगढ़ को सरकारी संरक्षण के साथ वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक से 10,000 का निजी अनुदान प्राप्त हुआ था। 8 जनवरी 1877 को लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लेटन के द्वारा कॉलेज की नींव रखी जाने के बाद अलीगढ़ मदरसा कॉलेज में परिवर्तित हो गया। अलीगढ़ का जो मदरसा है कॉलेज में परिवर्तित हो गया। इस कॉलेज के सभी प्रारंभिक प्रिंसिपल है जो वो अंग्रेज थे। सबसे पहले सिंडस थे जो 1877 से 83 तक थे। उसके बाद 1883 से 1899 तक थियोडोर बेक थे। उसके पश्चात 1899 से 1904 तक मॉरिसन थे और मॉरिसन के बाद आर्च बोल्ड थे। तो आरंभिक जो प्रिंसिपल थे वो सारे अंग्रेज ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सतारा राज्य के ब्रिटिश भारत में विलय को जिसकी लाठी उसकी भैंस की संज्ञा दी थी। तो सतारा राज्य का ब्रिटिश भारत में जब विलय किया तब इसको जिसकी लाठी उसकी भैंस की संज्ञा किसने दी थी, तो यह दी थी जोसेफ ह्यूम ने। 2 नंबर ऑप्शन। सतारा का विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में किया गया था और गोद निषेध नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई जाने वाली यह पहली रियासत थी। तो गोद निषेध नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाई जाने वाली पहली रियासत सतारा थी, जिसका विलय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कारखाना अधिनियम किससे संबंधित है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम है जो बाल श्रमिक से संबंधित है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के समय पारित हुआ था। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम पर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना की थी, यह की थी 1924 में। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो 1885 में की गई थी। बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग तथा फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला कि भारत पर हमारे अधिकार का एकमात्र उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। यह बात कही थी एडवर्ड्स ने। एडवर्ड्स ने कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का एकमात्र उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। यह बात सत्य है। दूसरा है कि परमात्मा ने हिंदुस्तान को विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह की पताका फहराया जा सके। तो यह बात कही थी डी आर मेगल्स ने कहा था कि परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह की पताका फहराया जा सके। यह भी सत्य है। तीसरा, सेफ्ट सेफ्ट सबरी ने कहा था कि भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस झगड़े का मूल कारण है। तो भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस झगड़े का मूल कारण है। यह बात कही थी सेफ्ट सबरी के द्वारा। और चौथा ऑप्शन है कि लेक्स लीकी कानून के तहत ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को उनकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यह कानून 1852 में लागू हुआ था। तो यह कानून है जो 1852 में नहीं बल्कि 1850 का है। लेक्स लॉ की कानून है जो 1850 का है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो असत्य पूछा है। असत्य जो 4 नंबर ऑप्शन है लेक्स लॉ की कानून 1850 अधिनियम संख्या 21 के द्वारा लागू किया गया। 1850 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लेक्स लॉ की कानून पारित किया गया। इस कानून के द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। अभी तक धर्म परिवर्तन करने वाले पर व्यक्ति पर अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित हो जाता था, किंतु अब धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति को
उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कानून का मुख्य लाभ ईसाई बनने वालों को था। अंग्रेजों की इन नीतियों ने हिंदू और मुस्लिम जनता उनके विरोध में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डलहौजी के समय प्रथम विद्युत तार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी। तो डलहौजी के समय प्रथम विद्युत तार सेवा प्रारंभ हुई थी। यह कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी कलकत्ता से आगरा के बीच। कलकत्ता से आगरा के बीच जो प्रथम विद्युत तार इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई थी, यह डलहौजी के समय शुरू हुई थी। डलहौजी के द्वारा विद्युत तार डलहौजी के द्वारा विद्युत तार सर्वप्रथम कलकत्ता से आगरा के बीच शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो यह किया था 1856 ईस्वी को। लॉर्ड डलहौजी अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना चाहता था। इस कारण उसने इस रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास या फल चोरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। चोरी नहीं है, चेरी है, मुंह में आकर गिरेगा। 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब वाजिद अली शाह से अवध छीन लिया गया तथा उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायसराय के बाद मैं कोलकाता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा। तो यह किसने कहा था कि वायसराय के बाद मैं कोलकाता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करूंगा? तो यह बात कही थी कर्जन ने। 1899 में कोलकाता नगर निगम अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन समाप्त कर दिया गया तथा नगर निगम में सरकारी सदस्यों की संख्या का दबदबा कायम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ था? तो कौन था जो एक राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुआ था? तो वह थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित हुआ? तो लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 1855 ईस्वी के अंदर। 1854 के वुड डिस्पैच शिक्षा अधिनियम के बाद 1855 में लॉर्ड डलहौजी के काल में यह बना। इसके अध्यक्ष वुड्स थे। इसके अनुसार लंदन में विश्वविद्यालय के मॉडल के आधार पर भारत में पहली बार विश्वविद्यालय खोले गए और कोलकाता, बंबई, मद्रास 1857 को 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया था? तो यह किया था कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सगानी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से बताना है कि कौन सा सही कथन है। तो इसमें से सही कथन कौन सा है बताना है। पहला, ब्रह्म समाज में पहला अंतरजातीय विवाह केशव चंद्र सेन की देखरेख में 1862 में हुआ था। तो यह सत्य है। ब्रह्मोधर्म देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। तो ब्रह्मोधर्म जो देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, यह भी सही है। तो पूछा कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों है जो इसके राइट हैं। 1 और 2 दोनों, 2 नंबर ऑप्शन। ब्रह्म समाज में पहला अंतरजातीय विवाह केशव चंद्र सेन की देखरेख में 1862 में हुआ था। ब्रह्मोधर्म देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारिणी में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारिणी में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किए जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। उन्होंने 1915 में बंबई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1917 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के साथ लंदन की शाही युद्ध परिषद में भाग लिया था। 1919-20 में वे भारत के उप सचिव नियुक्त किए गए तथा 1920-21 में किसी भी भारतीय प्रांत बिहार और उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की जो हत्या की थी वह की थी मीरन के द्वारा।
मीरन ने 2 जुलाई 1757 को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो वह कौन भारतीय थे जिन्हें प्रथम बार जो बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था? तो वह थे मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किए थे। यह नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया था। तो पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित करने वाले ब्रिटिश जनरल कौन थे? तो वह ब्रिटिश जनरल थे सर आयरकूट। जब अंग्रेजों ने 1779 में माहे पर अधिकार कर लिया तो इस बात को लेकर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स के सेनापति आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टनोवा और पोलीलूर के युद्ध में पराजित किया था। युद्ध चल रहा था कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी? तो सुरजी अर्जुन गांव की संधि है जो अंग्रेजों और सिंधिया के मध्य हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि दिसंबर 1803 में अंग्रेजों और दौलत राव सिंधिया के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मद्रास का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड मैकार्टनी। 3 नंबर ऑप्शन। मंगलोर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 1784 में हुई थी। तो मंगलोर की जो संधि है यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 1784 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। यह घटना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। यह घटना कौन से जनरल गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो यह हुई थी रिपन के समय। 2 नंबर ऑप्शन। विलियम विलियम बेंटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था, जिसे लॉर्ड रिपन ने उसके पुराने शासक राजवंश को 50 वर्ष बाद वापस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई स्वतंत्रता की बात करता है तो उसे पागल खाने भेज दो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि अगर कोई स्वतंत्रता की बात करता है, अगर कोई स्वतंत्रता की बात करता है तो उसे पागल खाने भेज दो। ऐसा कहना था गोपाल कृष्ण गोखले का। उदारवादी वर्ग स्वतंत्रता नहीं चाहता था बल्कि स्वशासन चाहता था। तो जो उदारवादी वर्ग जो भी थे ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते थे बल्कि सिर्फ स्वशासन चाहते थे। लेकिन जो उग्रवादी दल था, गरम दल था, वह पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 और 1906 में 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी, जिसमें 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 बार जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। यह बात सत्य है। दूसरा, वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में नियुक्त किया गया। तो ब्रिटिश संसद में नियुक्त होने वाले वह पहले व्यक्ति थे। यह बात सत्य है। दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी के कुचक्र का कारण धन निष्कासन को बताया था। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। यह बात भी सत्य है। चौथा, कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा इकोनॉमिक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो ये दादा भाई नौरोजी की नहीं है बल्कि आर.सी. दत्त की पुस्तक है। तो 4 नंबर है जो गलत है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह दादा भाई नौरोजी की नहीं, आर.सी. दत्त की पुस्तक है। तो 4 नंबर इसका असत्य होगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक पुस्तक है उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 की है। वहीं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पुस्तक है यह आर.सी. दत्त की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया? तो बजट पर प्रश्न करने का जो अधिकार दिया था वह दिया गया था 1892 के अधिनियम में। 1892, 2 नंबर ऑप्शन।
1892 के भारत परिषद अधिनियम में बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रथम आचार्य किसको बनाया? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की जो स्थापना की थी 1906 के दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान, इसका प्रथम प्रथम प्राचार्य किसको बनाया था? तो प्रथम प्राचार्य बनाया था अरविंद घोष को। अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया था। अधीक्षक सतीश चंद्र मुखर्जी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हंटर समिति का सदस्य नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन है जो हंटर समिति का सदस्य नहीं था? तो जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद, ये तीनों ही हंटर समिति के सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय जो हंटर समिति के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें निम्न सदस्य थे। इसके अंदर कौन कौन से सदस्य थे? तो इस हंटर आयोग के अंदर सदस्य थे विलियम हंटर, लॉर्ड हंटर जो इस समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा रेनकिन, WF राइस, जॉर्ज बेरो और थॉमस स्टीव, ये जो 4 सदस्य है, विलियम हंटर के सहित 5 सदस्य है। ये 5 सदस्य तो अंग्रेज सदस्य थे। और इसके अलावा 3 सदस्य जो भारतीय थे, जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद। HC स्टोक भी एक अंग्रेज सदस्य थे। तो 5 सदस्य अंग्रेज थे, एक अध्यक्ष सहित 6 सदस्य और 3 सदस्य भारतीय थे, जिनमें जगत नारायण, चिमनलाल सीतलवाड़ और सुल्तान अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज की इस बदबू ने मेरे नथुने फट रहे हैं। स्वराज की इस बदबू से मेरे नथुने फट रहे हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज की इस बदबू से मेरे नथुने फट रहे हैं। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई पहुंचा। तब यहां पर विरोध स्वरूप उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें 58 लोग मारे गए। इस विरोध में गांधी जी ने 3 दिन का आमरण अनशन किया था, मगर सरकारी दमन चक्र चलाकर 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तब गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की इस बदबू से मेरे नथुने फट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समाचार पत्र के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया था? तो कौन से समाचार पत्र के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी को जो 10 मार्च 1952 को गिरफ्तार किया था? तो यह गिरफ्तार किया था यह यंग इंडिया समाचार पत्र के लेखों के आधार पर। यंग इंडिया के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी तथा शंकरलाल बैंकर को साबरमती सत्याग्रह आश्रम से 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया था। जज ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। तब गांधी जी को यह यरवदा जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडोली किसान आंदोलन में ब्रूमफील्ड मैक्सवेल समिति का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश पर कितने प्रतिशत लगान वृद्धि दर को स्वीकार किया गया? तो बारडोली किसान आंदोलन में ब्रूमफील्ड मैक्सवेल समिति का गठन किया था, और इस समिति की सिफारिश पर कितने प्रतिशत जो लगान वृद्धि दर को स्वीकार किया गया? तो 6.03% लगान वृद्धि को जो स्वीकार किया गया था। 1926 में कपास की कीमतें 1926 में कपास की कीमतें गिर रही थी, मगर इसके बावजूद भी सरकार ने कर की दर 22% तक बढ़ा दी थी। इसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई तथा इसके बढ़ते विरोध को देखकर ब्रूमफील्ड मैक्सवेल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने बढ़े हुए कर को अनुचित बताया तथा 22% वृद्धि के स्थान पर 6.03 वृद्धि दर को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के संबंध में, साइमन कमीशन हमारे ऊपर प्रहार है, किसने कहा था? तो साइमन कमीशन के संबंध में साइमन कमीशन हमारे ऊपर प्रहार है, यह बात कही थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। इसके विरोध में लाहौर में लाला लाजपत राय, लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मद्रास में टी प्रकाशम के नेतृत्व में विरोध हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था
कि साइमन कमीशन हमारे ऊपर प्रहार है। शिव स्वामी अय्यर ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी में फेंकने लायक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की। यह किस समाचार पत्र के माध्यम से भेजी गई थी? तो गांधी जी ने जो तत्काल वायसराय थे लॉर्ड इरविन, जिनको 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की थी, यह कौन से समाचार पत्र के माध्यम से भेजी थी? तो यह भेजी थी यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से। 3 नंबर ऑप्शन। गांधी जी के द्वारा 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया अखबार के माध्यम से 11 सूत्री मांग वायसराय इरविन को भेजी गई थी। जब इरविन ने कोई जवाब नहीं दिया, तब महात्मा गांधी ने कहा कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले। इरविन ने जब कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया था, तब गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिले। साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया था? तो साइमन गो बैक का जो नारा लगाया था, यह लगाया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। यूसुफ मेहर अली, इसने साइमन कमीशन के समय साइमन गो बैक का नारा सर्वप्रथम दिया था। भारत छोड़ो नारा इसी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते का सबसे मुखर विरोध इसी के द्वारा किया गया था। हालांकि पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा गांधी इरविन समझौता करवाने में सबसे अहम भूमिका रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी सन 1905 में। होम रूल सोसाइटी की स्थापना 18 फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका निकाली थी। इस संगठन ने बाल गंगाधर तिलक के सुझाव पर एक 1000 की 6 छात्रवृत्तियां प्रारंभ की गई। इन छात्रवृत्तियों के सारे विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा और लाला हरदयाल लंदन पहुंचने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के संबंधित कहा था? तो महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन से संबंधित यह कथन कहा था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं? तो यह कहा था दांडी मार्च को लेकर। दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के नाश के लिए ही पैदा हुआ हूं। मैं कौवे की मौत मरूं या साधारण मौत, लेकिन अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल कर रहूंगा। इस दौरान अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी उपस्थित था, जिन्होंने अपने अखबार न्यू फ्रीमैन में लिखा है कि संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, लेकिन दरसाना जैसा विद्रोह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यह बात लिखी थी अमेरिका के एक पत्रकार थे वेब मिलर, जिन्होंने अपने अखबार न्यू फ्रीमैन में लिखा था कि संवाददाता के रूप में पिछले 18 वर्ष में असंख्य नागरिक विद्रोह देखे, लेकिन दरसाना जैसा विद्रोह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे खुदाई खिदमतगार कहा जाता है, वही वही जदुनांग की मृत्यु के बाद मणिपुर में रानी कौंडिन्य ने, तंजौर में राजगोपालाचारी ने, के कलपन ने कालीकट से पेन्नार का नेतृत्व किया। गांधी इरविन पैक्ट, जिसके तहत यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। यह समझौता सर तेज बहादुर व एस जेकर के प्रयासों से हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यदुनाथ के नेतृत्व में पूर्वी भारत में जियालरंग आंदोलन चल रहा था। बाद में यदुनाथ पर हत्या का अभियोग लगाकर फांसी दे दी गई। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व रानी कौंडिन्य के द्वारा किया गया था, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो कौन से अधिनियम के द्वारा जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस, जर्मनी,
और स्टुगार्ड में मैडम भिकाजी कामा ने भाग लिया था। तो मैडम भिकाजी कामा ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था? तो यह लिया था 1907। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसराय में सब सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो यह बात किसने कही थी कि रिपन है जो भारतीय वायसराय में सर्वाधिक लोकप्रिय था? यह बात 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय के द्वारा कही गई थी। रिपन को भारत का उद्धारक फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। रिपन के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा की उम्र बढ़ा दी गई थी। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। रिपन के द्वारा हंटर कमेटी गठित की गई जिसे प्राथमिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल दिया था। रिपन के समय 1881 में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी? तो महान अकर्मण्यता की नीति अपनाने वाला सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया तब जॉन लॉरेंस को वहां का चीफ कमिश्नर नियुक्त किया था। इसने विद्रोह के दिनों में बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इस कारण इसे भारत का रक्षक तथा विजय का संचालक कहा गया। लॉरेंस पहला व्यक्ति था जो एक सिविलियन होकर इस पद पर पहुंचा था। इसके समय में 1865 में भारत तथा यूरोप के बीच पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान के मामले में इन्होंने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई थी। 1866 में अकाल पड़ा तब कैंपबेल कमेटी नियुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत 1858 में स्थापित 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया? तो कौन से अधिनियम के तहत 1858 में जो स्थापित 15 सदस्यीय भारतीय परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया? तो 1935 के एक्ट के तहत 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ताम्रलिप्त जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक समानांतर सरकार थी, सर्वाधिनायक तथा सर्वोच्च नेता था? तो ताम्रलिप्त जातीय सरकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में राष्ट्रवादी द्वारा स्थापित की गई एक समानांतर सरकार थी। इसका सर्वोच्च नेता कौन था? तो इसका सर्वोच्च नेता था सतीश चंद्र सामंत। 4 नंबर ऑप्शन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में गठित राष्ट्रीय सरकार 1944 ईस्वी तक चलती रही। यहाँ की सरकार की जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था। तामलुक में स्थापित सरकार के सर्वोच्च नेता सतीश चंद्र सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? तो 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्त की थी। तो यह की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। इसकी पहली बैठक 18 दिसंबर 1938 को मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो कौन से भारतीय थे जिन्होंने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वह थे राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी और रूस ने मान्यता भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? तो वह था जदोनांग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गौंडिन्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्य आरंभ किए थे। महात्मा गांधी
की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार जो किया गया था, इसका सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका सुझाव सर्वप्रथम दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र, एक नंबर ऑप्शन। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी नामक पत्रिका में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष की गई? तो आधिकारिक तौर पर जो पाकिस्तान की मांग है, निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1940 के अंदर। 1940 के अंदर आधिकारिक तौर पर जो पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने जो 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की थी, इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने इसका समर्थन किया। इस प्रसिद्ध प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवध के किस शासक को मुगल शासक का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया? तो अवध के कौन से शासक को जो मुगल शासक का प्रथम वजीर नियुक्त किया था? तो यह किया था सफदरजंग, 2 नंबर ऑप्शन। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहान मुल्क था। उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग नवाब बना था। उसे मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 में अपना वजीर नियुक्त किया था। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। इस प्रकार सफदरजंग मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त पहला वजीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत आया था? तो वह था मालाबार का क्षेत्र, 1 नंबर ऑप्शन। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 में हुआ था, इसके पश्चात जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792, इससे के साथ ही यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत टीपू को अपने देश का लगभग आधा आधा भाग अंग्रेजों को और इसके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल तथा मालाबार का भाग प्राप्त हुआ। टीपू को 3 करोड़ 30 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देने थे, किंतु तुरंत धनराशि न देने पर उनके दो पुत्र जिनमें मोइनुद्दीन और मोहम्मद खालिद को बंधक के रूप में अंग्रेजों के पास रखना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह किस राज्य मिसल के थे? तो रणजीत सिंह जो कौन से राज्य मिसल से संबंधित थे? तो वो थे सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। रणजीत सिंह जो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र थे। 1792 में अपने पिता महासिंह की मृत्यु के बाद 12 वर्ष की आयु में वे सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बने। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। इसके साथ ही उन्हें लाहौर का सूबेदार भी स्वीकार कर लिया गया। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। इस तरह पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों उनके अधीन हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर की संधि के पूरक के रूप में सिखों से कौन सी संधि की गई? तो लाहौर की संधि के पूरक के रूप में सिखों से जो संधि की गई थी, वह संधि थी बेरोवाल की संधि, 2 नंबर ऑप्शन। लाहौर की पूरक संधि के रूप में 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को सिखों से बेरोवाल की संधि की गई। इसके तहत रानी जिंदल के संरक्षण को समाप्त कर उसे 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। 8 सिख सरदारों की एक परिषद अंग्रेज रेजिडेंट की अध्यक्षता में शासन कार्यों के लिए नियुक्त की गई। लाहौर में एक स्थानीय अंग्रेजी फौज का रखा जाना स्वीकृत किया गया, जिसका खर्च 22 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिलीप सिंह को देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो कौन सा सेना नायक है जो 1857 के विद्रोहियों के दमन में शामिल नहीं था? तो नील, हेवलॉक और ह्यूरोज, ये तीनों जो 1857 में विद्रोहियों के
दमन में शामिल थे, लेकिन नोट का संबंध है जो 1857 के विद्रोही दमन सेनानायकों में से नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दमन में नोट शामिल नहीं थे, जबकि ह्यूरोज ने झांसी के विद्रोह का दमन किया। हेवलॉक ने कानपुर विद्रोह का दमन किया। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आंदोलनों का सही कालक्रम अनुसार नीचे दिए गए कूट से निर्दिष्ट कीजिए। तो ये जो आंदोलन हुए थे, आंदोलन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ब्रह्म समाज के पश्चात प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज और सबसे अंत में रामकृष्ण मिशन जो 1897 में स्थापित हुआ था। ब्रह्म समाज जो 1828 का है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। आर्य समाज की जो स्थापना है जो 1875 में की गई थी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। तो सबसे पहले ब्रह्म समाज 1828, फिर प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 और रामकृष्ण मिशन 1897। तो 3, 3, 1, 2 और 4, 3, 1, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुराम ने, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 के अंदर किसने की थी। तो यह की थी स्वामी शिवदयाल खत्री के द्वारा। 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में स्वामी शिवदयाल खत्री ने की थी। यह आगरा के महाजन या बैंकर थे जिनका पूर्व नाम तुलसीराम था। इनका विश्वास था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भौतिक जीवन का परित्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि सारे धर्म सत्य है। यह संप्रदाय किसी मंदिर, पूजा स्थल या पवित्र स्थान को मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी। तो भ्रांति विलास जो पुस्तक है, यह पुस्तक लिखी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 19वीं सदी के समाज सुधारकों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम उल्लेखनीय है। ये आधुनिक बंगला साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने 1854 में शंकुतला, 1860 में सीताराम वनवास तथा 1869 में भ्रांति विलास नामक काव्यों की रचना की थी। तो आधुनिक बंगला साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने 1854 में शंकुतला, 1860 में सीताराम वनवास और 1869 में भ्रांति विलास नामक काव्यों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का लेखक कौन है। तो दुर्गेश नंदिनी जो उपन्यास लिखा गया था, यह उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वह हुआ था मद्रास के अंदर। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी, जो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह थे बदरुद्दीन तैयबजी, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो 1887 में मद्रास में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय भाषाओं में भाषण दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका थी। तो खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका कौन कौन से नेताओं की थी। तो खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आजाद, इन तीनों के जो प्रमुख भूमिका थी। लियाकत अली का संबंध जो खिलाफत आंदोलन से नहीं था। तो खिलाफत आंदोलन में प्रमुख भूमिका में मोहम्मद अली, शौकत अली और अब्दुल कलाम आजाद थे। तो 1, 2 और 4, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। तुर्की के सुल्तान को मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। फलस्वरूप भारत में भी अली बंधुओं मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, जिसे गांधी जी ने भी अपना समर्थन दिया था। इस आंदोलन में अन्य नेता भी शामिल थे, जिनमें अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी आदि, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन
नहीं दिया था, जिन्होंने जो खिलाफत आंदोलन को समर्थक नहीं दिया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। वास्तव में इस आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश के विरुद्ध अपनी ओर मिलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो मदन मोहन मालवीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है, 2 बार चुने गए थे। 2 बार जो मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। मदन मोहन मालवीय ने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार वह 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और दूसरी बार 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो नागपुर अधिवेशन में जो असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, 1920 ईस्वी के कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने की थी। इस अधिवेशन में CR दास ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इससे पूर्व सितंबर 1920 में हुए विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। तो इसी के साथ ही आधुनिक भारतीय इतिहास की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास जो 25 नंबर क्लास होगी, इसमें हम विश्व इतिहास से शुरू करने वाले हैं। तो विश्व इतिहास में कल की क्लास में यूरोप में पुनर्जागरण व धर्म सुधार आंदोलन पढ़ेंगे। विश्व इतिहास से संबंधित भी 8 क्लासें होगी। जिस प्रकार प्राचीन भारत की 8 क्लासें, मध्यकालीन भारत इतिहास की 8 क्लासें और आधुनिक भारत की भी 8 क्लासें हुई, उसी प्रकार विश्व इतिहास की भी 8 क्लासें होंगी, जिनमें शुरुआत की 7 क्लासों में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे और अंतिम जो 8 नंबर क्लास होगी, जो 32 नंबर क्लास होगी, उसके अंदर जो संपूर्ण विश्व इतिहास को कवर किया जाएगा। तो कल की क्लास से भी आप कंटिन्यू रखना, जिसमें हम विश्व इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल का टॉपिक रहेगा यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।